IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने अमोल के साथ बहुत अच्छा एपिसोड किया था भारत में बैंकिंग के ऊपर, हुंडी से लेके नेशनलाइजेशन तक, और उसके बाद ही बैंकिंग सेक्टर में कितनी उथल पुथल हो गई। हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा कुछ इससे लेना देना है। बिल्कुल। तो अब अमोल से पूछेंगे उसका लेना देना है क्या इससे, लेकिन वही है, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और हम लोगों ने जब पिछला एपिसोड रिलीज किया था उसमें भी जो हम लोगों ने, अमोल ने कहानी बताई थी हुंडी से लेके राष्ट्रीयकरण तक, उस रास्ते में भी कई ऐसे मोड़ थे जो हम लोग नहीं ले पाए थे समय के अभाव की वजह से। तो हम लोगों ने सोचा एक और एपिसोड करते हैं और बैंकिंग को पूरी विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं अमोल अग्रवाल। और अमोल, स्वागत है आपका फिर से पुलियाबाजी में। जी बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद प्रणय एंड सौरभ। बहुत मज़ा आया था और आज उम्मीद है और ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल। तो अमोल, फिर से हम लोग चले जाते हैं आजादी के पहले के टाइम पे, शुरुआत वहीं से करते हैं। तो हम लोगों ने जो बैंक्स, आपने कहानी बताई थी, प्रेसिडेंसी बैंक की कहानी बताई थी, कैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में बैंक्स थे वगैरह वगैरह, और प्राइवेट बैंक्स थे, उसकी भी कहानी आपने बताई थी। लेकिन ये जो राजे रजवाड़े थे, जो कि कितने 500 से ज्यादा राजे रजवाड़े थे आजादी के समय, तो उन लोगों के वहां पे भी कुछ बैंकिंग सिस्टम्स तो होंगे ही। तो जी वहां क्या हो रहा था बैंकिंग के दृष्टिकोण से, उसके बारे में कुछ बताइए ना। और मेरी फैमिली में तो कई लोग स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से हैं, जी। तो वो भी एक इसी टाइप की बैंक थी। तो कुछ बताइए उस बारे में। हाँ, तो ये एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, और इस पे हम पूरी एक पुलियाबाजी का एपिसोड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारे रजवाड़े थे और बहुत सारे बैंक्स थे। तो रिजर्व बैंक ने 1950s में इनकी काउंटिंग शुरू की हाँ। इंडिपेंडेंस के बाद, और पता चला कि रिजर्व बैंक जहाँ तक कर पाया कि 54 प्रिंसली स्टेट बैंक्स थे इंडिया के अंदर। अच्छा। और जैसे सारे बैंक्स में होता है, कुछ बैंक्स बहुत अच्छे थे और कुछ बैंक्स बिल्कुल ही बेकार थे, जिसमें वो सिर्फ राजाओं को पैसे देने का काम और उनकी ट्रेजरी और उनकी सैलरी वैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम, और बेकार इन द सेंस कि वो उनकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब थी। तो रिजर्व बैंक ने उनको क्लीन अप करना शुरू किया। कई सारे ये बैंक्स अपने आप बंद हो गए, और फिर कई सारे बैंक्स को रिजर्व बैंक ने मर्ज किया। और उसके बाद भी कुछ ये 8 इस तरह के बैंक थे जो स्टेट बैंक एसोसिएट्स कहलाए, जिनको हम कहते हैं स्टेट बैंक एसोसिएट बैंक्स। और जो 8 में से 6 बैंक 2017 में मर्ज हुआ, और उससे पहले इंदौर और मेरे ख्याल से पटियाला और सौराष्ट्र। तो ये 8 जो थे, इंदौर, सौराष्ट्र, पटियाला, बीकानेर एंड जयपुर, जो कि एक मर्जर था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का, बीकानेर एंड जयपुर, ट्रैवनकोर, माइसोर। तो ये स्टेट बैंक के पार्ट रहे। और इनमें से सबसे पुराना माइसोर का है। 1913 में ये उस टाइम पे जो माइसोर के जो आर्किटेक्ट थे, प्लानर, मिस्टर विश्वेश्वरैया, तो विश्वेश्वरैया जी ने ये बैंक बनाया था। और इसका मेन ये था कि जो मैसूर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या हो, उसके लिए इन्होंने सोचा था कि ये बैंक मदद करेगा। उससे शुरुआत हुई, फिर इंदौर, पटियाला, और यहाँ पर सब जगह बैंक्स आए, हैदराबाद। और ये ट्रैवनकोर, ट्रैवनकोर में बैंक इसलिए आया था क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ट्रैवनकोर एंड क्विलोन बैंक में फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैवनकोर की पूरी बैंकिंग प्रणाली हिल गई थी। तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी बैंक खोलना ज़रूरी है। तो इस तरह से इन्होंने, रिजर्व बैंक ने, ये प्रिंसली स्टेट बैंक्स जो थे, इस पे कार्य किया। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि
उन प्रिंसली स्टेट्स को कहना कि भाई आप अपना बैंक बंद करिए, और ये सब राजाओं के बैंक्स थे, तो रिजर्व बैंक को काफी दिक्कतें हुई इस प्रोसेस में। पर ये भी एक बड़ा सुनहरा इतिहास है जो कहीं खो गया है। मतलब इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो JNK बैंक है वो एक प्रिंसली स्टेट बैंक, पर उसमें चूंकि कश्मीर का स्टेटस अलग था तो उसको स्टेट बैंक का पार्ट नहीं बना पाए, फिर भी वो चलता रहा एज अ प्राइवेट बैंक। मतलब इंडिया के अंदर हर तरह के बैंक्स रहे हैं, और JNK बैंक एक प्रिंसली स्टेट बैंक था जो कि पर फिर भी वो एक प्राइवेट बैंक की तरह हम लोग उसको क्लासिफाई करते रहे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस अलग था। तो अब उस बैंक का जब ये स्टेटहुड चली गई है जम्मू एंड कश्मीर की, उस बैंक के ऊपर क्लैरिटी नहीं है उस बैंक का क्या होगा। वो एक बेसिकली यूनियन टेरिटरी बैंक है। तो ये इस तरह की जो ऐतिहासिक जो चीजें हैं, और अब जैसे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए और है क्योंकि सेंट्रल बैंक जो हैं वो जैसे चाहे फ्रांस के हुए चाहे इंग्लैंड के हुए, ये अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए ही बनाए गए थे, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, उनकी फंडिंग करने, लड़ाइयों के पैसे देने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, लड़ाइयों के पैसे देने के लिए। तो इस तरह से शुरू हुए थे, और इन्होंने अपनी करेंसी निकाली थी, और वो करेंसी आज पाउंड और फ्रैंक और ये सारी की सारी चीजें जो ग्लोबल करेंसीज बनी हुई हैं। इसी तरह से ये प्रिंसली स्टेट्स में से एटलीस्ट हैदराबाद की अपनी करेंसी थी, जो कि स्टेट बैंक उसको चलाता था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। और इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इंडिपेंडेंस के बाद जब इंटीग्रेशन हो रहा था, तो हैदराबाद की अपनी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की कहानी है, उसके साथ साथ मॉनेटरी इंटीग्रेशन की भी कहानी है, क्योंकि उनकी अपनी करेंसी थी, और फिर उस करेंसी को इंडिया का, बेसिकली उस करेंसी को हटा के इंडियन करेंसी एक लीगल टेंडर वहाँ पे बननी थी। तो वो सब अपने 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 आप में, हालांकि इंडियन करेंसी वहाँ चलती थी, पर उनकी 2 करेंसीज थी हैदराबाद में। तो अब जैसे हम यूरोप की बात करते हैं, जब ये ग्रीस क्राइसिस हुआ और ये हुआ, जहाँ पर हम कहते हैं कि पहले यूरोपियन यूनियन में ये सारे कंट्रीज थे जिनकी अलग अलग करेंसीज थी, फिर वो यूरो बना। जब ये यूरोपियन 2010 में क्राइसिस आया तो बहुत बात चल रही थी कि ये ग्रीस को अलग हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। ये सारी कहानी इंडिया में भी मौजूद है। इस तरह की ये राजा है, ये हैं, और ये स्टेट बैंक। तो ये प्रिंसली स्टेट की जो कहानी है और ये जो बैंक की जो कहानी है, मैंने बहुत ट्राई किया कि इनके रिकॉर्ड्स मिल जाएं, ये मिल जाएं, पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो अब आप इंदौर से हैं, मुझे पता नहीं कि इंदौर के वो जो उनके आर्काइव्स होंगे या कुछ होंगे, वहां पर अगर कोई रिकॉर्ड्स होंगे तो वो बहुत ही यूजफुल होंगे देखने के लिए कि ये बैंक्स ने क्या रोल प्ले किया इंदौर की व्यवस्था सुधारने के लिए, या मतलब इसी तरह से बाकी सारे प्रिंसली स्टेट बैंक्स। क्योंकि इंदौर के राजा हम सुनते हैं कि काफी होलकर जी, और उन्होंने, तो वो देखना, मतलब उनकी जो प्रोग्रेसिवनेस थी वो उनके बैंक्स में दिखती थी कि नहीं दिखती थी। पर ये अमर, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जिक्र करी जम्मू कश्मीर बैंक की, कि धारा 370 की वजह से उसको नेशनलाइज तो नहीं कर सकते थे जी। तो बाकी लोगों ने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया? मतलब जम्मू कश्मीर तो प्राइवेट बैंकिंग का हब बन सकता था कि इंदिरा गांधी उसको टच ही नहीं कर सकती थी। हाँ, पर उनमें स्टेट का हमेशा उसमें स्टेक रहा है 68-69%। अच्छा। और उन्होंने, मतलब इस पे शायद इसके भी रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, इन्होंने क्या किया। पर इनकी जैसे सारी ब्रांचेस कश्मीर, श्रीनगर और आसपास के इलाकों में ही हैं। और तो मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज करके और जम्मू एंड कश्मीर को एक बैंकिंग हब बना सकती थी, पर वो उस तरह की उनकी सोच ही नहीं थी। वो चाहते थे कि चीज कंट्रोल में रहे और अपने ही उसमें कुछ ना कुछ करते रहो। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर चाहती तो हो सकता है कि गांधीनगर की बजाय जम्मू एंड कश्मीर एक फाइनेंशियल हब बन के तैयार हो गया होता। हाँ, उन्होंने अपना 370 का फायदा नहीं उठाया कि यूनियन गवर्नमेंट की दखल अंदाजी से वो लोग कुछ अलग बना सकते थे। जी। एक और बैंक है सिक्किम में, जो मुझे थोड़े साल में पता चला। सिक्किम में भी इस तरह का एक स्टेट बैंक है जो कहीं रिकॉर्ड्स में नहीं आता है, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता है। पर वो अभी तक एक जिसे कहते हैं क्वाज़ी सेंट्रल बैंक फंक्शन वो प्ले करता है। हालांकि वो करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, पर वो सिक्किम की जो सरकार है उसके साथ सारे ट्रांजैक्शन जो वही बैंक करता है। अच्छा। तो जैसे सिक्किम में तो स्पेशल स्टेटस भी है ना कि वहां के जो पुराने नागरिक हैं उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।
देना पड़ता। हाँ, तो अब ये मतलब मेरा यही है कि अगर आप किसी भी इस तरह की प्रिंसली स्टेट बैंक्स की इतिहास और ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो आपको लोकल इकोनॉमी के बारे में काफ़ी पता लगता है। बिल्कुल। क्योंकि पॉलिटिकल काफ़ी ये होते हैं और इसमें अ, जैसे कौन से महाराजा ने किसको अपॉइंट किया, क्या किया, वो तो वो डिस्कशंस जो होते हैं वो काफ़ी मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग वर्सेस गवर्नमेंट के जो डिफरेंसेस हम देखते हैं वो इन डिस्कशन में भी देखे जाते हैं। तो आपने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है अमोल, उसको लिंक करेंगे। उसमें भी बहुत सारे दिलचस्प बात थी। कुछ कुछ बैंक्स की तो जो डिपॉजिट्स थी वो कितनी छोटी सी थी, शायद सिर्फ जी वो रूलर की सैलरी या पेमेंट्स के लिए होगा, बस, और जी कुछ नहीं। और कुछ कुछ तो जैसे आपने लिखा है कृष्ण राम बलदेव बैंक, जी ये तो सिर्फ ग्वालियर के राजा खुद की ओनरशिप का बैंक था, ये जी सीधा जी जी सीधा। जी जी जी। तो तो बड़ा ही अच्छा इतिहास है। आप इस पे किताब लिखिएगा अमोल, बहुत लोग पढ़ेंगे इसको। अरे एक्चुअली किताब लिखनी है, थोड़े रिकॉर्ड्स और ये, तब तो किताब लिखी जाए। ये प्रिंसली स्टेट में मतलब मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। और मैं मतलब अपनी तरफ से एफर्ट करता रहता हूँ कि कहीं पे कुछ रिकॉर्ड्स मिले, पर ये रिकॉर्ड्स मिलने ही बड़े मुश्किल हैं। अच्छा। नहीं, और यही दिलचस्प बात है कि ये आरबीआई ने जो स्टडी की थी, ये कब 1950 में की थी, तो उसके पहले हम लोगों को पता ही नहीं था क्या कि कितने प्रिंसली स्टेट है। इसका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है क्या कि सब हाँ कंपाइलेशन एक जगह हो। हाँ, नहीं होगा क्योंकि हम्म, अ, क्योंकि ये सारे के सारे जो जो बैंक्स थे ये ब्रिटिश इंडिया के उसमें आते नहीं थे। तो रिजर्व बैंक इनको रेगुलेट करता नहीं था। तो ना रिजर्व बैंक ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब बहुत ही, अगर आप ये आर्काइव्स में जब जाते हैं, रिजर्व बैंक के पुणे में आर्काइव्स है, तो उसमें कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैनरा बैंक या ये जो साउथ कैनरा के जो बैंक्स थे इन्होंने माइसोर में ब्रांचेस खोली थी। और ये ब्रांचेस चूंकि अब माइसोर में थी और इंडिपेंडेंस से लेकर जब तक ये इंटीग्रेशन पूरी तरह से ढंग से नहीं हो रहा था तो रिजर्व बैंक की पावर्स उन पे अप्लाई नहीं होती थी। पर रिजर्व बैंक की पावर्स कैनरा बैंक में पे अप्लाई होती थी। तो फिर उन ब्रांचेस का क्या किया जाए। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग, जैसे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की जो कहानी है, वो फिर भी हमको पता है कि सरदार पटेल जी ने बहुत कुछ किया और ये किया और इन सबको साथ में लेके आए। पर ये जो मॉनेटरी इंटीग्रेशन है, इनके सबके टैक्स सिस्टम्स थे, इनके बैंकिंग सिस्टम्स थे, इनके ये सारी की सारी चीजें कैसे एक साथ लेके आई गई, इस पे हम्म, बहुत कम चर्चा है। किसी को ज्यादा अंदाजा ही नहीं हम्म, है कि उसमें रिजर्व बैंक का क्या रोल रोल रहा, रिजर्व बैंक के गवर्नर्स, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पीरियड था और इसमें देशमुख साहब ही रहे थे मेनली। देशमुख साहब के बाद हम्म, रामा राव जी आए थे, तो ये इन दोनों ने काफी, और फिर देशमुख जी फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए थे उसके बाद। तो हम्म, इनका जो रोल रहा है इन इंटीग्रेटिंग, मतलब देशमुख जी के लिए आप देखिए कि वो एक साइड से पाकिस्तान से भी मैनेज कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक नहीं था। तो रिजर्व बैंक वाज आल्सो प्लेइंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का रोल भी प्ले कर रहा था। फिर अच्छा, एट द ये तो सेम पता ही टाइम नहीं था हमें। ये कब तक नहीं, हुआ? वो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि जब ये डिशन का टाइम आया था तो ये सब जो करेंसी को लेकर जो सारी चर्चाएं रही हैं, तो इस पे जिनमें तुम्बे ने भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी थी। तो उसमें से एक ये कहानी भी थी कि क्योंकि पाकिस्तान के पास नहीं था तो इंडिया के जो नोट्स थे, जो पाकिस्तान में चलते थे, उस पे ये स्टैम्प किया जाता था कि टू बी इन सर्कुलेशन इन पाकिस्तान। ओह। और फिर मतलब दोनों के जो रिजर्व बैंक के जो एसेट्स थे या रिजर्व बैंक की जो बैलेंस शीट थे वो डिवाइड होनी थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और मतलब इंडिया के नोट्स जो पाकिस्तान में हैं वो इंडिया वापस आने थे। और इस तरह का पूरा सिस्टम था। पर बीच में क्या हुआ, क्योंकि हर सरकार की लड़ाई सेंट्रल बैंक से रहती है कि या तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं कम करता या सेंट्रल बैंक पैसे नहीं देता। तो उस टाइम पे पाकिस्तान की लड़ाई थी कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज पार्शियल, मतलब वो हिंदुस्तान की सरकार को, भारत की सरकार को ज्यादा फेवर करता है, जबकि देशमुख जी डिसअग्रीड कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हमको हम तो पर वो लड़ाई रही जिसकी वजह से जो अग्रीमेंट था दोनों के बीच में वो बीच में ही खत्म हो गया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 6 महीने पहले, 6-8 महीने पहले उसको
लॉन्च किया गया। ओके। तो ये मतलब देशमुख जी जहाँ एक साइड से ये रोल प्ले कर रहे थे, एक साइड की पाकिस्तान को अलग करना है, दूसरी साइड से उनको हैदराबाद को इंक्लूड करना था। तो अब ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ये देशमुख जी के टाइम पे हुआ था या रामा राव जी के टाइम पे हुआ था हैदराबाद वाला किस्सा, पर इसकी ये कहानी बड़ी रोचक है और इसके इसके बारे में जो तथ्य हैं, मतलब अभी भी इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है। पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि भारत हमको पैसे वो करता है, भारत कहता है कि पाकिस्तान हमको पैसे वो करता है, वो अभी भी हमारे बैलेंस शीट में दिखती है अच्छा, डिस्प्यूट। इंटरेस्टिंग। और प्रणय, तुमको तो याद होगा, शायद हमने किसी एक पहले एपिसोड में डिस्कस किया था, तुम मतलब 54 बैंकों की बात है, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा अच्छी डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वहां पे भी कहीं भी किसी दो स्कॉलर एग्री नहीं करते हैं कि इंडिया में कितनी प्रिंसली स्टेट ही थी आजादी के टाइम पे। हाँ 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 हर बिल्कुल। जगह कोई एक नंबर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, लगभग हम बात करते हैं, लगभग इतनी थी। हाँ, लगभग 600। हाँ, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही दिलचस्प सा मोड़ था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, तो अभी हम लोगों को समझ में आ गई कि जो दूसरे जो राज रजवाड़े थे वहां क्या हो रहा था। अब एक और बात आ जाता है आजादी के बाद, अमोल, अब भारत में जो क्रेडिट देने वाली संस्थाएं थी, उन्हें हम लोग कैसे श्रेणीबद्ध कर सकते हैं? जैसे अब कितनी सारी टाइप की बैंक हो गई थी ना, उसके बाद आरआरबी, फिर कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, तो ये सब मतलब कैसे समझे हम इसको? आप कैसे श्रेणीबद्ध करते हैं? हमने ये सबसे पुराने तो यही प्रेसिडेंसी बैंक्स रहे और उसके बाद भारत में कुछ कुछ बैंक्स आए जिनको हम इंडियन बैंक्स या इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक्स कहते हैं। फिर उसके बाद 1904 में कोऑपरेटिव बैंक्स पहली बार आए। कोऑपरेटिव बैंक्स चूंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक तरह से कह सकते हैं लड़ाई रही मनी लेंडर और फार्मर्स के बीच में, जो कि एक हिंदी सिनेमा में और रीजनल सिनेमा में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है कि वो किसी नगर शेठ ने या किसी महाजन ने लैंड ले ली है और पैसे दिए हैं और वो फार्म और वो क्रॉप ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स रही। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई इंडिया में हमें ये कोऑपरेटिव बैंकिंग का सिस्टम लेके आना पड़ेगा, और जिसके लिए इन्होंने जर्मनी में स्टडी की और इन्होंने कमेटी बैठाई थी, और जिसकी वजह से ये कोऑपरेटिव बैंक्स 1904 से शुरू हुए और धीरे धीरे करके कोऑपरेटिव बैंक्स हर जगह आए। पर चूंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का अपना जो सिस्टम है वो काफ़ी छोटा सिस्टम है, मतलब वो सिर्फ जो कोऑपरेटिव के पार्ट हैं उन्हीं के लिए होता है। तो पहली चीज़ ये कोऑपरेटिव्स हुए, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंसी बैंक्स, फिर इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक्स, फिर आपके ये कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए। फिर हम आगे चलते हैं और इसके बीच में एक और कैटेगरी एक्सचेंज बैंक्स की, जो कि बेसिकली जिनका काम था कि ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखते थे। जो प्रेसिडेंसी बैंक जॉइंट स्टॉक बैंक्स थे वो जनरली लोकली चीज़ें ही करते थे, भारत जहां आप हैं। एक्सचेंज बैंक्स जो कि ईस्ट इंडिया का मतलब जो ब्रिटिश का जो एम्पायर था, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद इनका सामान का आना जाना, पैसे का आना जाना, तो ये सारा का सारा काम एक्सचेंज बैंक करते थे। तो अमूल, जैसे सिटी बैंक इंडिया है वो भी इस कैटेगरी में थी क्या? क्योंकि सिटी बैंक इंडिया तो भारत में 1902 में आई थी ना, तो ये किस टाइप की बैंक थी, ये फॉरेन सिटी बैंक? बैंक को भी उस टाइम पे एक्सचेंज बैंक ही क्लासिफाई किया गया होगा, मेरे को देखना अच्छा। पड़ेगा ये रिकॉर्ड। हाँ, मैंने एक्सचेंज बैंक्स पे इतने क्योंकि उनकी थोड़ी सी बैलेंस शीट और उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग था, तो उस पे मैंने इतना वो नहीं दिया है ध्यान। फिर उसके बाद ये जब इंडिपेंडेंस हो जाती है, फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंस के बाद आपने प्रेसिडेंसी बैंक जो इंपीरियल बैंक बन गया था उसको आपने नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया। फिर उस 69 के बाद नेशनलाइजेशन हुआ। 1969 में नेशनलाइजेशन जब हुआ तो इंडियन बैंक्स की जो कैटेगरी थी, अब आपके सारे के सारे इंडियन बैंक्स ही हो गए, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंसी बैंक था जो अलग से था वो इंपीरियल बैंक बन गया था, इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक बन गया था, स्टेट बैंक भारत सरकार का पार्ट था। तो फिर आपने क्लासिफिकेशन किया कि नेशनलाइज्ड बैंक्स और स्टेट बैंक ग्रुप, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो हालांकि उनका परसेंटेज बहुत कम था, नंबर उनका ज़्यादा था
पर वो बहुत छोटे छोटे थे, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन बैंकिंग में काफ़ी कम था। तो ये सिस्टम चलता है। फिर 1976 में ये रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, जिसमें फिर से इंदिरा गांधी जी खुश नहीं थी कि भाई हमने नेशनलाइजेशन तो किया है पर ये हमारे बैंक्स अभी भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, और इन्होंने रीजनल रूरल बैंक्स शुरू किए जो कि स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक, और उसका मेन काम था रीजनल फोकस। फिर उसके बाद ये नाबार्ड को लेके आते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। 1982 में नाबार्ड को लेके आते हैं कि रिजर्व बैंक के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये सारी सारी चीज़ें मैनेज करना, तो एक नाबार्ड करके एक इंस्टीट्यूशन लेके आया जो कि सारा कोऑपरेटिव्स और इन सब का जो ढांचा है ये नाबार्ड देखेगी और ज़्यादा पुश करेगी एग्रीकल्चर, लेंडिंग और रूरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हम और आगे आ जाते हैं, और हम जब आगे आते हैं तो 1994 में जब ये 91 रिफॉर्म्स होते हैं तो नरसिम्हम कमेटी ये रिकमेंड करती है कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी सरकार के पास है और इससे हम सरकार को हटना चाहिए, और हटने के लिए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आने चाहिए। नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं तो जो आपके पास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो अब दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो न्यू प्राइवेट जो सारे 94 के बाद जिनको लाइसेंस दिए गए हैं, जैसे यस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, इंडसइंड हो गया, कोटक हो गया, ये सारे के सारे 94 के बाद इनको लाइसेंस दिए गए हैं, तो ये न्यू हो गए। और उससे पहले जैसे आज के लक्ष्मी विलास और धनलक्ष्मी और करूर व्यासा, करूर वैश्य, ये सारे के सारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। फिर हम और आगे चलते हैं 99 में फिर से एक और डिस्कशन शुरू होता है कि अब फिर से मजा नहीं आ रहा है इंक्लूजन में, फिर से ये सारे बैंक्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ और करना चाहिए। तो अब लोकल एरिया बैंक्स लेके आते हैं। तो अब इनको ये चीज समझ में आ जाती है कि ये जो पूरा जो सिस्टम है कि हम सारे बैंक्स को कहें कि आप इंक्लूजन भी करो, आप ये भी करो, आप ये भी करो, आप रीजनल इंक्लूजन भी करो, तो ये हो नहीं सकता। तो लोकल एरिया बैंक्स निकाले जिसमें ये था कि हर बैंक को लाइसेंस दिए जाएंगे और वो 3 डिस्ट्रिक्ट अपनी पकड़ेगा और उन डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूजन करेगा। अच्छा। तो लोकल एरिया बैंक्स 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें से सिर्फ 4 या 6 शुरू हुए और उसमें से 2 बंद हो गए, और वो एक जो पूरा एपिसोड था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये पूरा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और ये सारी की सारी चीज़ें जो पहले से भी थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये भी सब काफ़ी प्रोमिनेंट होने लगते हैं। फिर ये आता है 2014 में रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो इंडिया में नंबर ऑफ बैंक्स और ये सब काफ़ी कम है और डिजिटल टेक्नोलॉजी और ये सब आने लग गए हैं, तो पेमेंट बैंक्स हम शुरू करते हैं और हम स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक तरह से लोकल एरिया बैंक्स का इम्प्रूवमेंट था। हमने लोकल एरिया बैंक्स के जो लेंडिंग और वो सारी की सारी चीज़ें थी वो ले ली, बट हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कहा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो पेमेंट बैंक्स के लिए ये सारे जो पेटीएम और जियो और ये जो पेमेंट जो एक तरह के NBFC चला रहे थे, इनको पेमेंट बैंक्स का दर्जा दिया गया, और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो क्वालिफाई किए उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया गया। तो ये हर 10-15 सालों में या और छोटा पीरियड आप कह सकते हैं, भारतवर्ष में ये एक्सपेरिमेंट्स कि भाई एक नया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक नई बैंकिंग पॉलिसी चाहिए, और ये इंक्लूजन में मज़ा नहीं आ रहा है, ये नंबर अभी भी ठीक नहीं है, ये दांव पेच सरकार और रिजर्व बैंक के लगातार चले हैं 69 के बाद। तो ये अमोल, आपको लगता है कि बैंकों का ऐसा रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन करना कोई बड़ी अच्छी चीज है क्या? मतलब बैंक बोलना चाहिए बैंक, या फिर बैंक डिसाइड, क्योंकि एक बैंक हमेशा एक ही टाइप का काम करेगा या एक ही ज्योग्राफी में करेगा, ये सब रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है? कोई भी बिजनेस जो है वो तो अपनी बिजनेस सर्कमस्टेंसेस को रिस्पॉन्ड करेगा ना, और बैंक नहीं, वो बात ठीक है, जरूरी नहीं है कल करे। पर ये थोड़ी सी रिजर्व बैंक की हमेशा ही, अब चाहे इसको इतिहास के सही लेसन माने चाहे इतिहास के गलत लेसन माने, कि ये जो एक्सपीरियंस रहा है कि भाई प्राइवेट बैंक्स को लेकर और ये कुछ अच्छा नहीं रहा है। जैसे 94 में जब रिजर्व बैंक ने फाइनली सोचा था कि हम अब इन सब चीज़ों को बहुत एग्रेसिव लेवल पे करेंगे, पर
जैसे जो उन्होंने 10 शुरू में लाइसेंस दिए नए बैंक्स को, उसमें से 4-5 ही सक्सेसफुल रहे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक फेल हो गया, सेंचुरियन बैंक नहीं चला, बैंक ऑफ पंजाब नहीं चला। तो जैसे जैसे जब भी रिजर्व बैंक ने सोचा है कि हमें ये लिबरलाइज करने हैं ये पॉलिसी, और ये हमारे पास कोई ना कोई बैंकिंग प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है, तो जिसकी वजह से फिर रिजर्व बैंक ने पैर पीछे किए हैं। यार मैं इस बात से सहमत हूँ, मतलब लेकिन 50% तो बहुत अच्छा रेशो नहीं है सक्सेस का। पर यही है ना अमोल, तो 50% तो बहुत ही बढ़िया रेशो है। देखिए वो 94 के एक्सपेरिमेंट से ये सब, ये HDFC बैंक, ICICI वगैरह इतने बड़ी और अच्छी कंपनीज निकल के आई, वो उसी समय से निकल के आई है ना। जी जी पर जी। इससे ये भी है ना अमोल और सौरभ की, जैसा लास्ट एपिसोड में अमोल ने कहा था कि बैंकिंग को बिजनेस के रूप में नहीं देखते ना, तो इसीलिए हम लोग की जो अपेक्षाएं हैं उस सेक्टर से बहुत अलग हो जाती है शायद। आजकल तो ऐसा नहीं है ना प्रणय। देखो HDFC और ICICI का स्टॉक है ना मार्केट में, और अलग अलग तरह से वैल्यू होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स उसको एज ए बिजनेस आंकते हैं ना कि ये कितना अच्छा बैंक है, इसके रेशोज कैसे हैं। और इसकी वजह से HDFC का स्टॉक प्राइस बैंकों में सबसे आगे क्यों है, क्योंकि वो अच्छा बिजनेस है, इसीलिए आ गया है ना। हाँ, पर सरकार ऐसा नहीं सोचती ना। मतलब हाँ, वो ठीक वही ना, क्या सरकार का दिमाग हम ही लोग ठीक करेंगे, और कौन करेगा। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल बात आपकी ठीक है सौरभ, आप और प्रणय, आप दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से जो रिजर्व बैंक की जो तीसरी वॉल्यूम है 1967 टू 81, जहां पर ये नेशनलाइजेशन और ये सब चीज डिस्कस करते हैं, तो रिजर्व बैंक के जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने यही कहा है कि 1969 के जो नेशनलाइजेशन है, इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है 91 रिफॉर्म से। क्योंकि वो अभी तक इंडिया में इतनी सारी चीजें उसके बाद हुई हैं, और इतने सारे सरकार ने इतने इतने इंटरवेंशंस किए हैं कि उसका मतलब आप कोई भी सरकार चाहकर भी उसको एक झटके में खत्म नहीं कर सकती। मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज रही हैं। और अब जैसे 2014 में जब राजन जी आए, तो इन्होंने कमिटी बनाई थी नचिकेत मोर जी के अंडर, और तो को काफी उस कमिटी की वजह से ही पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये सारी की सारी चीजें आई। तो मतलब, और उस कमिटी में काफी प्रोग्रेसिव लोग थे, और राजन चूंकि एक बिल्कुल ही नए उससे नए दृष्टिकोण के इंसान थे, तो उन्होंने सारी इस तरह की कमिटीज बनाई थी जहां पर सारे नए दृष्टिकोण के लोग थे। पर उस कमिटी में भी उन्होंने, मतलब एक सिर्फ एग्जाम्पल है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स का उन्होंने 40% से 50% बढ़ाने को बात कही, जबकि हमने देखा है कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स की ठीक है, उसके टारगेट अचीव करने के अलावा उसके बड़े सारे परेशानी हैं, और जैसे सौरभ कह रहे हैं कि एक बैंक को एक बिजनेस की तरह हम क्यों नहीं देखते। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये 69 में और उसके बाद की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से इस कदर इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे हावी हुई कि हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास आती रहती है। तो 1969 में जो बदलाव हुआ उससे अभी भी जूझ रहे हैं, और बैंकिंग आज भी उससे जूझ रही। ठीक है, तो ये आपने एक शब्द का प्रयोग किया अमोल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जो कुछ भी हुआ है 1969 से लेकर ये इसी मतलब वित्तीय समावेशन कहेंगे इसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखकर ही हुआ है ना। तो इतने सारे कदम उठाए गए हैं इसके लिए, फिर भी क्रेडिट तो भारत में अभी भी बहुत लेंडिंग बहुत पुअर है, जिन लोगों को चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रही है। तो मतलब कि ऐसा आकलन करते हैं इसका, क्या भारत में पर कैपिटा बैंक्स ही कम है, या फिर ऐसा है कि भारत गरीब देश है इसीलिए बैंकिंग नहीं सक्सेसफुल हो पा रही है, या फिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार एम कर रही है इसीलिए गलत है, अगर प्राइवेट सेक्टर एम करे तो अलग इसका नतीजा होता है। आप क्या कैसे देखते हैं इसको? हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि 69 से भी पहले जो चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हों, चाहे मतलब जब रिजर्व बैंक स्टैब्लिश हुआ था, तो रिजर्व बैंक में एक एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट था, जो कि इसीलिए सेटअप किया गया था कि इंडिया में एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर लोन्स जाने चाहिए, और जब तक रिजर्व बैंक में इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं होगा तब तक रिजर्व बैंक इंश्योर नहीं कर पाएगा कि क्रेडिट उन सेक्टर्स पे पहुंच रहा है। तो ये सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, ब्रिटिश भी, हालांकि दुरुस्त आय वाला हिसाब था कि
वो इन सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत देर में ध्यान देना शुरू किया, पर उन्होंने ध्यान दिया कि भाई भारत जब इंपीरियल बैंक बना था तो 100 ब्रांचेस का उनको टारगेट दिया गया था। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं इंडिया में कि इंक्लूजन एक तरह से इंडिया का जो यूनिक लैंडस्केप है, पॉवर्टी है और जो सारी की सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से इंक्लूजन कह सकते हैं कि अगर आपको एक कॉमन थ्रेड या एक चीज उठानी है इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में जो इंडियन बैंकिंग को डिफाइन करती है, वो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। क्योंकि हर सरकार ने, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे उसके बाद की सरकार, इंदिरा गांधी 1, इंदिरा गांधी 2, इंदिरा गांधी 3, या फिर यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, ये सारी की सारी सरकारों ने कोई ना कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ कदम उठाया है। और उसके बाद भी जैसे वीरल आचार्य जी ने कहा कि भाई इतने सारे पॉलिसीज, इतने सारे स्टेप बाद भी हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो या इस तरह के मापदंड पे अगर आप देखें तो इंडिया काफी लो रैंक्ड है। तो इन सब चीजों का क्या हुआ है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है कि आपने सिर्फ इनको टारगेट्स दिए हैं। मतलब एक होता है कि किसी भी आप बच्चे को कहें कि भाई तेरे को ये काम करना ही करना है, भले ही तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। मतलब जैसे हम पढ़ाई के लिए बात करते हैं कि भाई मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है, मैथ्स में ये लेके आना है, उस बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा वो करेगा तो सही, पर उसका उसमें मन नहीं लगेगा या वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसे ही लगता है कि आपने जो सारे सिटी बेस्ड बैंक्स थे जो मुंबई कलकत्ता में जो रहते, जो जिनकी बैंकिंग थी, और आपने सबको नेशनलाइज करके सबको एक ही टारगेट दिए, फिर वही आपने टारगेट्स सारे प्राइवेट बैंक्स पे लगाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो पॉलिसीज थी कि भाई सबको एक ही तरह का काम करना है, भले ही तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, भले ही तुम्हारी वो स्ट्रैटेजी हो ना हो, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। और फिर क्या होता है कि जो इंसेंटिव्स हैं, जैसे नेशनलाइजेशन के 10 साल तक तो काम काफी अच्छा चल रहा था, पर उसके बाद सारे काम गड़बड़ होने लग गए, क्योंकि सारे जो चेयर पर्सन आने लग गए उसके बाद उनको ये समझ में आ गया कि सरकार सिर्फ इस काम से खुश होती है कि हमने कितने कैंप लगाए, हमने कितने लोन बांटे, हमने कितने गरीबों का। और तो पॉलिटिक्स और बैंकिंग बड़ी मिक्स हो गई। तो पॉलिटिशियंस भी वैसे ही चेयरपर्सन अपॉइंट करने लग गए जो उनको खुश रखते हैं, चेयरपर्सन भी वैसे ही अपने आप को करने लग गए कि जो पॉलिटिशियन को खुश रख सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें बड़ी मिक्स मैच हो गई और ये कहीं ना कहीं जाकर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। और अगर मैं इस बात से क्योंकि मैंने बैंकिंग और ये सब पढ़ी है, और ये मेरे लिए बड़ी चौंका देने वाली बात थी, मेरे को इससे पहले पता नहीं था कि प्राइवेट बैंक्स भी फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर उनके इंसेंटिव्स राइट हों, अगर वो बैंकर को उसमें पैसा दिखता है और वो उसमें कर सकता है, तो वो बेटर वे में उसको अचीव करेगा। अब हमने क्या किया, हमने ये सारे के सारे जो बहुत ही अच्छे प्राइवेट बैंक्स उनको नेशनलाइज किया, उनको सबको एक तरह के टारगेट्स दिए, और हमने उनकी पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। अब ना तो वो इस तरह की लेंडिंग कर पा रहे हैं जिसमें उनको अपने इतिहास भी याद नहीं है कि वो किस तरह की चीज में स्पेशलाइज करते थे और वो क्या कर सकते हैं, और उनके पास इतनी सारी चीजें लाद दी हैं जो कि बिजनेस वाइज सेंस नहीं, मतलब उनको उसको पैसा बनाना है नहीं बनाना है, और तो बड़ी सारी आपने उनके ऊपर दिक्कतें कर दी। और जब इन्होंने ये लोकल एरिया बैंक और ये चीजें इनको पहले लेके आनी चाहिए थी कि अगर आपको इंक्लूजन करना है तो आप वैसे बैंक्स लेके आइए जो इंक्लूजन करना चाहते हैं। और इसमें एट द एंड ऑफ इट हमें मिला क्या, कुछ नहीं, हम तो वहीं के वहीं हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट हुए हैं, पर जिस तरह की इंडिया में पॉलिसीज रही हैं उसके हिसाब से तो हमारा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, अभी सबके पास बैंक अकाउंट होने चाहिए थे, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये कब का शुरू हो गया होता, बहुत सारी चीजें शुरू हो गई होती, पर ये कुछ हुआ नहीं। हर चीज एक सरकारी एक हथौड़े के दम पे चलता है कि भाई सरकार जब तक हथौड़ा नहीं मारेगी तब तक वो चीज आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो सब, और धीरे धीरे करके सब पब्लिक सेक्टर बैंकर जो कि पहले बड़े होशियार होते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक इतने खराब नहीं थे, वो धीरे धीरे करके उनकी वो कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और ये सारी सारी चीजें खत्म हो गई। फिर जब ये सब आईडीबी आए और ये सारे के सारे बैंक बन गए, लॉन्ग टर्म लोन देने वाले कोई बचे नहीं, तो फिर उन्होंने वो लोन देने शुरू कर दिया, फिर उसमें भी पिटे। तो हर तरह से आपने इन बैंक्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी कर दी। और चूंकि अब होता क्या है कि आप खुद ही शेयर होल्डर हो उसके, तो अल्टीमेटली आपके पास भी कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी इनकंसिस्टेंट पॉलिटिकल प्लीजिंग पॉलिसीज क्यों हुई। बेसिकली अगर सरकार ओनर है तो फिर फाइनली पॉलिटिकल, एक तरह से आपके ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल हो गए ना। बिल्कुल।
क्योंकि आपको किसी एटलीस्ट प्राइवेट एंटिटी को आप कितनी भी गाली दीजिए, लेकिन प्राइवेट एंटिटी का गोल क्लियर रहता है, भाई आपको एक इंस्टीट्यूशन चलाना है जो कि कभी लॉस नहीं कमाए। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी का तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है ना। तो मुझे मुझे एक और चीज लगती है यहाँ पे अमोल, मैं पूछना चाहता था आपसे कि ये जो एक पूरा का पूरा बैंकिंग का रिक्रूटमेंट, जो ये एक बैंकिंग का एग्जाम वगैरह होने लगा और ये सब, ये सब भी नेशनलाइजेशन के बाद हुआ? उससे पहले हर बैंक अपनी रिक्रूटमेंट अलग से करता था जी। तो मेरे को एक ऐसा फीलिंग आता है, मेरे को पता नहीं ठीक है कि नहीं, कि इंडिया में इसके लिए ये एक रीजन है कि आप किसी भी बैंक में जाइए आपका एक्सपीरियंस खराब ही रहता है, क्योंकि फाइनली लोग जो हैं वो एक ही टाइप के हैं हर जगह। क्योंकि देयर इज नो डाइवर्सिटी। हर किसी बैंक का एक अपना व्यू पॉइंट नहीं है कि बैंक का ऑफिसर कैसा होना चाहिए। एक 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 सरकारी व्यू पॉइंट है, जो कि चाहे अब नए प्राइवेट बैंक भी आए हैं, वो भी क्या करेंगे, आप लेटरल हायरिंग करेंगे तो सीनियर लोग आप पुराने सरकारी बैंकों से ही हायर करेंगे ना। तो जो माइंडसेट है वो इतने सालों का एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट जो बन गया है, वो इसलिए कि उनकी एक रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज इन्होंने कर दिया। ये इस थ्योरी में कुछ दम है क्या? नहीं नहीं है, बिल्कुल दम है एक्चुअली। ये आपने बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा उठाया है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। क्योंकि इससे पहले यूनियंस नहीं थी, फिर वो बैंकिंग यूनियंस बनी, और ये सब, और जो एग्जाम्स आपने कंडक्ट किए, हालांकि थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल ये भी था कि जैसे बहुत सारे ये जैसे साउथ कनाडा के बैंक्स हैं या तमिलनाडु के बैंक्स हैं, इसमें लोकल पॉपुलेशन के लोग ही होते थे। तो ये चाहते थे कि एक नेशनलिस्ट फ्लेवर रहे और कोई भी इन बैंक्स में जाकर काम कर सकता है और ये लोकल ही ना रहें। तो ये जो रिक्रूटमेंट और ये इस तरह की चीज़ें शुरू की, ये चाहते थे कि भाई एक ऑल इंडिया लेवल पे रिक्रूटमेंट हो, और चाहे कोई यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे कोई भी कहीं भी काम कर सकता है। पर जैसे मतलब कोई भी सरकारी कोई भी चीज़ होती है, उसका इंटेंशन इमीडिएटली खराब नहीं होता, पर वो जब उसके वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3, वो धीरे धीरे करके वो सारी की सारी चीजें बेकारी हो जाती है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि बैंक का तो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको अपना लोकल कल्चर और बिजनेस को समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे आपको लोन दीजिएगा। तो आप, और ये ब्यूरोक्रेटिक फ्लेवर था, तो एक वो भी है कि जी बैंक मैनेजर को तो ट्रांसफरेबल जॉब होना चाहिए, तो आप एक जगह अपनी रूट्स भी नहीं जमा सकते। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जब मैंने ये पुराने जो ओल्ड बैंकर्स हैं इनको सबको इंटरव्यू किया था, मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था वो। तो वो यही सब किस्से कहानियां बताते थे कि ये सब जो प्रोसेस हुए, इन सब प्रोसेसेस में जो लोकल कनेक्ट था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो आप जो चीज हटाना चाहते थे, आपने उसको इस कदर हटाया कि फिर उसका कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल, और उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि आपने टैलेंट पूल ही खराब कर दिया एक पूरे सेक्टर का। बिल्कुल यही हुआ। मतलब ये 90s में 80s में तो बहुत ही ज्यादा चीजें खराब होने लग गई। नहीं, मतलब ये बैंकिंग फेलियर के पीछे एक इंसानी कहानी भी है जो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं। और मुझे तो ये लगता है सौरभ और अमोल की, जैसे मैंने पहले लिखा था कि हमारी सरकारी पॉलिसीज में हमेशा ये हाइपर मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन होता है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से आप लोग कई सारी चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं, और शायद यही दिखता है बैंकिंग में भी। मतलब बैंकिंग से मैं क्रेडिट देना है, सिर्फ वो उद्देश्य नहीं है। कौन एम्प्लॉय कर रहा है वहां पे, कौन काम कर रहा है, उसको भी पूरे भारत से होना चाहिए। ये सब आपने इतने सारे उद्देश्य डाल दिए एक ऑब्जेक्टिव, एक इंस्ट्रूमेंट में, तो उसका नतीजा तो ऐसे ही होगा ना, वो एक भी उद्देश्य ढंग से नहीं पूरा कर पाएगा। बिल्कुल वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है। तो अमोल, आपने क्योंकि इसकी बात कर ही रहे थे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो इसमें ऑब्वियसली ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपने 2-3 बार आपने जिक्र भी किया इस चीज का, तो इस पे कुछ और रोशनी डालिए ना। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कब से गोल बना? आई मीन ये अंग्रेजों के टाइम से गोल था प्रायोरिटी सेक्टर का। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सिर्फ कि बहुत सा सब लोगों के बैंक अकाउंट हो जाए वगैरह, लेकिन ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, ये 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, या ये इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया? ये कब से आई है चीज? एक्चुअली ये चीज 1961-62 नेशनलाइजेशन से पहले ये शुरू हुई, क्योंकि हमेशा ही ये प्रॉब्लम रही है कि इंडिया सोशलिस्ट उसमें है, पर बैंकिंग अभी भी कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पे चलती है, और सरकार को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। तो हमेशा ही रिजर्व बैंक पे और बैंक्स पे प्रेशर रहता था कि भाई
आप अपने लोन्स और आप अपनी चीजें, आपकी जो सिस्टम्स हैं वो रूरल और एग्रीकल्चर ओरिएंटेड करें, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो 60s में इन्होंने ये टारगेट्स देने शुरू किए थे पहली बार। और हालांकि मतलब ये सजेस्टिव टारगेट्स थे, इन पे कोई ये नहीं था कि आपने ये टारगेट्स मीट नहीं किए तो आप पे कुछ पेनल्टी लगेगी, आप पे कोई कार्यवाही होगी, आप एज अ चेयरमैन आप हट जाएंगे, क्योंकि वो सब प्राइवेट बैंक्स थे। तो एक सरकार की तरफ से, एक सिर्फ सरकार और आरबीआई की तरफ से सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन गया था कि इन बैंक्स को ये इस तरह के टारगेट्स दिए जाएं। और ये काफी सारी चीजें, एक मोरारजी देसाई 68 में एक पॉलिसी लेके आए थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंकिंग, जिसमें आइडिया ये था कि मोरारजी चाह रहे थे कि बैंक नेशनलाइज ना हो, क्योंकि मोरारजी बॉम्बे से थे और बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट और वो सारे के सारे लोग ये चाहते थे कि भाई बैंक्स प्राइवेटाइज ना हो। तो मोरारजी एक बीच का रास्ता ढूंढना चाह रहे थे कि भाई बैंक्स सोशल टारगेट्स भी करें और प्राइवेटाइज भी रहें। तो एक सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, भाई बैंक्स प्राइवेट रहेंगे तो उनको ये टारगेट्स दिए जाएंगे। पर वो 1-1.5 साल तक वो चीज चली, उसके बाद बैंक नेशनलाइज हुए। तो अब चूंकि बैंक्स नेशनलाइज्ड हैं और सरकार की 100% ओन्ड हैं, तो सरकार ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर और ये सारी की सारी चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करनी शुरू की कि हर नेशनलाइज बैंक को 25-33%, मतलब शायद शुरू से ही 25% था, फिर उसको 33% किया गया, फिर इसमें प्राइवेट बैंक्स को लेके आए गए। और धीरे धीरे करके इन्होंने इसमें, भाई प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब हुआ? प्रायोरिटी सेक्टर का शुरू में मतलब था कि एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्री, इस तरह की 3-4 कैटेगरीज थी। वो कैटेगरीज भी धीरे धीरे करके इन्होंने बढ़ाई। और अब हम देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर में स्टार्टअप इंडस्ट्री और ये सारी की सारी चीजें भी आ गए, नॉन रिन्यूएबल। तो फ्रॉम 60s टू टुडे, 1960 से शुरुआत से लेकर अब तक प्रायोरिटी सेक्टर में कई सारे चेंजेस आए हैं, कई सारे। और इसमें भी जैसे प्रणय ने कहा कि एक पॉलिसी से आप क्या अचीव करना चाहते हैं कि वो बैंक वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स भी दे दे उससे। हालांकि प्रायोरिटी सेक्टर का एनपीएस इतना ज्यादा नहीं है, पर इनकी जो मेरे ख्याल से रिटर्न है और इनकी जो फॉलो अप है और इनका जो सारी की सारी चीजें हैं वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। फिर उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के लिए ये होता था कि भाई कुछ बैंक्स नहीं वो उसको कर पा रहे हैं, तो इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट शुरू किए हैं, जिसमें आप अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए जो एक बैंक है जिसके हायर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है और एक बैंक है जिसका लोअर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है, वो लोअर वाला हायर से वो चीज खरीद सकता है, अच्छा, वो सर्टिफिकेट, कार्बन क्रेडिट टाइप। जिसकी वजह से वो अपने टारगेट मीट कर लेता है। पर ये मतलब आ, ये किसको खुश करने के लिए चीजें की जा रही है मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और लोगों के पास लोन्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और आपने एक से उसको अप्रोच कर दिया है कि भाई आपको अपने टारगेट अचीव करने हैं तभी आप अपने जॉब में रहेंगे आप। तो ये एक बड़ा ही अजीबो गरीब हमने ढांचा अपना लिया है। और जैसे मैंने कहा कि 69 से बहुत सारी चीजें शुरू हुई और ये एक उनमें से है कि भाई हर कमेटी में ये डिस्कशन होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर का क्या किया जाए। फिर वो कोई भी कमेटी, ये इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है, कोई कमेटी इसको टच नहीं करती कि ये सवाल उठाए कि हाल ठीक है, हमने समझ लिया कि आपने इतने सालों से, एक बार इसका हुआ क्या है, मतलब एग्जैक्टली इसकी प्रोग्रेस क्या है। ये पॉलिसी फाइनली काम की है भी कि नहीं। और मतलब जितना नाम से ही समझ में आता है कि ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर असली में वो सेक्टर है जहाँ पे बैंक लोन नहीं देना चाहता क्योंकि वो लॉस मेकिंग है और आप जीतिए, है ना, शॉर्ट बोला जाए तो, है। वरना आप अगर वहां लोन देना ही चाहता होता तो आपको डंडा मारने की क्या जरूरत है। हाँ, तो यानी आपके देश में ये भी एक तरह से बेसिकली सरकार जो है अपना काम नहीं करना चाहती है। अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं और आप सरकार को लगता है उन्हें करना चाहिए तो आप कीजिए, बैंकों को क्यों बोल रहे हैं? अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाएंगे तो हर बैंक लोन देना खुद ही चाहेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। वो वैसे ही नॉन वायबल बिजनेस है और आप उसको कह रहे हो कि उसमें जाके बैंक्स और अपने लोन्स दें और हर साल और लोन दें, हर साल और लोन दें, क्योंकि वो 40% ऑफ एक क्रेडिट है, तो आपको क्रेडिट बुक एक्सपैंड करेगा तो आपको वो बुक भी एक्सपैंड करनी है। बिल्कुल, ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब और काफी सारे ये मुझे लगता है ऐसे धंधे होंगे जिनको एग्जिस्ट होना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो बैंक के बैंक लोन की वजह से ही चल रहे हैं। हाँ, बैंक की बदौलत चलते रहेंगे।
पर सौरभ, आप खुश नहीं है क्या कि स्टार्टअप्स भी अब प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाते हैं? तुमको लगता है कौन सी स्टार्टअप प्रायोरिटी सेक्टर बैंकिंग की वजह से जो है सक्सेसफुल हुई है? कोई एक एग्जांपल भी मुझे मिल जाए तो अपनी जो है राय बदल लूंगा। हाँ, नहीं वही मैं भी मजाक कर रहा था, क्योंकि वही मुझे भी बड़ी दिलचस्प बात लगी कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के चक्कर में प्रायोरिटी क्या है उसकी परिभाषा ही बदलते रहे हम, और उसकी परिभाषा को इतना एक्सपैंड कर दिया है कि आप कुछ भी डाल दो उसमें। हाँ, कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो ये तो मतलब एक और मतलब थोड़ी हास्यास्पद लेकिन दुखी बात है हमारे बैंकिंग सेक्टर के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अमोल। और आपने कहा कि 1994 में काफी रिफॉर्म्स हुए थे बैंकिंग सेक्टर में, और बाकी बैंकिंग नए न्यू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ कर दिया। तो इसके अलावा क्या बदलाव आए 91 रिफॉर्म्स के बारे में बाद बैंकिंग सेक्टर में? रिफॉर्म्स तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये थे कि टेक्नोलॉजी एक तरह से काफ़ी अग्रेसिवली रिजर्व बैंक और एक तरह से सरकार को भी समझ में आ गया। मनमोहन सिंह जी की जो टीम थी वो काफ़ी दूरदर्शी थी मामलों में। तो जो एटीएम की जो टेक्नोलॉजी है, या उस टाइम पे एक हमने रिजर्व बैंक के लोगों ने आईडीआरबीटी करके इंस्टीट्यूट खोला था हैदराबाद में, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रोफेसर्स और बैंकर्स और सेंट्रल बैंकर्स और इस तरह के लोगों ने अपनी टीम बनाई थी और इंडिया की बैंकिंग टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया था। और आपने प्राइवेट बैंक्स को काफ़ी फ्रीडम दी गई, और उस टाइम पे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी रिफॉर्म था, जहां पर आपने कहा कि भाई बैंक्स आएंगे, वो अपनी कैपिटल रेज करेंगे, और आपने ये मैंडेटरी करना शुरू कर दिया कि कोई भी बैंक आएगा उसको इतने सालों में स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपको ट्रांसपेरेंसी और वो सारी की सारी चीज़ें जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं थी वो आपकी आने लगेगी, क्योंकि आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो एक ये इस तरह के बदलाव आए और बेजल नॉर्म्स शुरू हुए। हालांकि बेजल नॉर्म 88 89 में दुनिया भर में बीआईएस के जो मेंबर्स थे इन्होंने अपने अडॉप्ट किए थे। तो रिजर्व बैंक, तो ये जो नए बैंक थे इनको शुरू से ही कहा गया कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी और ये सब काफी हाई रखना है। और इन सब सिस्टम्स के, इन सब चीजों के वजह से और आपने एनपीए की डेफिनेशन, मतलब अब एनपीए एक कॉमन वर्ड हो गया है क्योंकि इतने सारे बैंकिंग फेलियर्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये सारी सारी चीजें बहुत टाइम से चल रही हैं, पर एक एनपीए की डेफिनेशन उस टाइम पे थी नहीं हमारे पास भी। तो ये एनपीए की डेफिनेशन भी रंगराजन जी ने बताया था मुझे कि उनके टाइम पे जब वो गवर्नर थे, तो और एनपीए एक तरह से एक टर्मिनोलॉजी यूज करनी शुरू की कि भाई कितने बैंकिंग इस तरह के एसेट्स हैं, कितने लोन्स हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग हैं। तो और फिर उनकी जब आपने इस तरह की डेफिनेशन निकाली तो वो एनपीए का क्या क्राइटेरिया है, उसमें 90 दिन का लोन नहीं रिटर्न होगा, 90 दिन का इंटरेस्ट रिटर्न नहीं होगा, प्रिंसिपल रिटर्न नहीं होगा, तो आप किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो वो सारे के सारे सिस्टम्स डेवलप होने शुरू हुए। और जहाँ कंपटीशन, मैंने जैसा कहा कि नए बैंक्स आए और उनको काफी सारी शुरू में ही एडवांटेजेस दिए गए टेक्नोलॉजी के और इसके, तो जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में एक नया उछाल आया। आपके पास हालांकि हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स की काफी क्रिटिसिज्म की है, पर यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो अच्छे बैंकर्स थे उन्होंने ही नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को डायरेक्शन दी। सारा एक्सपर्टीज, सारी चीज वही थी। तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म भी पैरेलली चल रहा था और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी पैरेलली चल रहा था। आपकी एक नई प्रोफेशनल बैंकिंग क्लास जनरेट हो रही थी, और आईएम आईआईटी के जो बच्चे थे जो पहले इस तरह की उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो अब सडनली एक फाइनेंशियल सेक्टर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब निकल के आती है जहां पर आप आते हैं और रिस्क, मतलब ये सारी की सारी चीजें, रिस्क मैट्रिक्स, और चूंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसमें आपको उतनी कैपिटल रखनी है जो आपके एसेट्स की रिस्क है, तो वो सारे रिस्क प्रोफेशनल्स, और ये एक नई पूरी तरह से नई बैंकिंग की चीजें क्रिएट हुई। तो ये और ये सारे सारे बदलाव शुरू हुए। पर जैसे
जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो लाइसेंसिंग थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, टाइम्स बैंक, सेंचुरियन बैंक, देन बैंक ऑफ पंजाब, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल ट्रस्ट, जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो आपने नए शुरू किए, और जैसे सौरभ जी ने कहा कि भाई 50% इज अ गुड सक्सेस रेशियो, पर समवेयर डाउन द लाइन हमारे लिए 50% जो बैड केसेस थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, तो जिसकी वजह से जो हमने मेजर्स लिए थे उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा दोबारा जनरेट हुआ। हर 10 साल में हम ये एक स्टडी करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि इंडिया में कितने लोग बैंक्स या फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन दे रहे हैं। जैसे 50s में अगर आप जाएं तो 90%, 92% पब्लिक, जो इंडिया की पब्लिक थी, वो लोन मनी लेंडर्स और उन लोगों से ले रही थी, और ये धीरे धीरे करके ये परसेंटेज चेंज होने लग गई, 65% या 70%, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की तरफ आ गई। तो ये एक काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है नेशनलाइजेशन का, भले ही हमें अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि आपने बहुत सारी ब्रांचेस हर जगह स्प्रेड की, और ये एक तो कई सारे लोग फॉर्मल बैंकिंग के पार्ट एंड पार्सल हुए। तो ये 2001-2 में जब ये नई स्टडी आई तो उसमें देखा कि इसमें रिवर्सल हो गया है, इन द सेंस कि ये जो फॉर्मल का जो शेयर था वो कम हो गया है। हालांकि वो शेयर अभी भी नॉन फॉर्मल से ज्यादा था, पर ये एक देखा गया क्योंकि ये जो 10 साल थे 92 के बाद, इस पे हमने इंक्लूजन का जो चीज थी वो थोड़ी सी बैकफुट पे हो गई थी, क्योंकि आइडिया ये था कि भाई इतने साल से कुछ भी लोन बांटे गए हैं, बैंक्स अनवायबल हैं, ये है वो है, तो रिजर्व बैंक की कई सारी परेशानियां थी, तो वो सारी की सारी चीजों से डील कर रहा था, और इंक्लूजन जो था वो एक बैकफुट पे चला गया था। तो 2002 में जब ये रिपोर्ट आई तो फिर से खलबली मची। ये सर्वे शायद 2004-2005 में आया होगा, 2002 की फाइंडिंग थी। तो फिर से चिदम्बरम जी जब उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और रिजर्व बैंक गवर्नर वाईवी रेड्डी साहब थे, फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल इंक्लूजन वाईवी रेड्डी ने डिफाइन किया था। इससे पहले इसको हम इंक्लूजन तो बिल्कुल नहीं कहते थे, इसको हम फाइनेंशियल एक्सक्लूजन भले ही कहते थे, कि इतने सारे लोग फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं और ये है वो है। तो रिजर्व बैंक गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहा कि भाई एक्सक्लूजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर वो एक्सक्लूजन ही रहेगी, अगर हम इंक्लूजन की बात करेंगे कि हम पॉलिसी इस तरह बनाएं कि इंक्लूजन होगा, तो इट हैज़ अ बेटर पॉलिसी, उसका एक कैच वर्ड ज़्यादा अच्छा रहता है, और एक फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन बिकम्स एक तरह से उससे पहले भी सारी पॉलिसीज फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी, पर हम उसका कोई टर्म नहीं था, अब एक टर्म हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा। तो फिर से ये सारी की सारी चीज़ें, और फिर 2004 में येस बैंक और कोटक को लाइसेंस दिया जाता है, और दोबारा इंक्लूजन फिर से फ्लेवर हो जाता है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और ये सारी की सारी चीज़ें, इनको काफ़ी तवज्जो दी जाती है। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्राइसिस होता है, फिर 2008 का क्राइसिस होता है, और एक और बदलाव ये था कि जितने भी ये डेवलपमेंट बैंक्स थे, चाहे आईडीबीआई हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे आईएफसीआई तो कन्वर्ट नहीं हो पाया, और आईडीएफसी, अब ये सारे के सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बैंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये बैंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस की जो स्पेस है ये एकदम खाली हो जाती है। और मतलब इससे पहले जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, इनका ये था कि ये डिपॉजिट्स तो लेते नहीं थे, ये बॉन्ड्स इशू करते थे और लोन्स काफी लंबे टाइम के लिए देते थे। बैंक्स का तो कभी ये बिजनेस रहा ही नहीं है। बैंक्स की जो ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 13 इससे ज्यादा साल के लोन बैंक के लिए बड़ी मुश्किल है, पर और वो बैंक का मैंडेट भी नहीं है। फिर ये सारे चेंजेस हो रहे थे, तो ये जो स्पेस थी डेवलपमेंट फाइनेंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की, और इस दौरान चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होके आता है, और सारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो। पर अब आपका बॉन्ड मार्केट डेवलप था नहीं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने चूंकि हमेशा लोन ड्रिवन प्रोसेस था, और वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब रहे नहीं, तो बैंक्स अब वो लोन देने लग गए। तो जब बैंक्स वो लोन देने लग जाते हैं, तो फिर थोड़े सालों में जब कहानी उल्टी होती है, तो ये बैंक्स के सारे एनपीएज और ये सारी सारी चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये मतलब 90s के बाद जो आपका सवाल था, इसमें हमने कई सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, पर कई सारे स्टेप्स हमने पीछे लिए हैं, और इस दौरान काफी सारे
काफी उठी रही है, क्योंकि 2008 का क्राइसिस आया, फिर उसने बहुत सारी चीजें इधर उधर की बैंक्स के लेकर, फिर टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का। पूरे 4-5 सालों में पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर इतना टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गया है कि रिजर्व बैंक और इन सब के लिए भी ये इसके साथ पेस रखना अपनी मुश्किल हो गया है। तो मतलब वही है कि कई सारी चीजें हुई 91 के बाद, बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली डायरेक्शन में लेके गई, कई सारे सेटबैक्स आए, उसके हिसाब से फिर पॉलिसी ने रिस्पॉन्ड किया, और अभी की कहानी तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है। इससे पहले एक और मुझे सवाल था कि जो 1991 में जब रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, तब ये भी डिस्कशन चल रहा था कि अमूल की 1969 में जो हुआ था उसे एकदम रिवर्स करना है, या फिर बैंकिंग का जो सेक्टर था उसे एकदम ही खोलना है, ऐसी बात हुई थी कि ये मान लिया गया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह ये सब तो होना ही चाहिए, इसे हिला नहीं सकते। मतलब जो आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप्स थी उसमें भी ये कुछ डिस्कशन चल रहा था, या ये पॉलिसी ऑर्थोडॉक्सी सेट हो गई थी? नहीं, ये पॉलिसी ऑर्थोडॉक्सी तो सेट थी, क्योंकि इन सारे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स और इन सब से बांधा गया था, और पर इनको टाइम दिया गया था कि आप ओवर अ पीरियड आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्सी तो, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बड़ा ही हॉट वो है कि कोई भी गवर्नर या कोई भी पॉलिसी मेकर के लिए या कोई भी कमिटी के लिए ये कहना कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं होगा या ये नहीं होगा, ये पॉलिटिकली बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो अच्छा, चीज पे प्रणय मेरे ख्याल से काफी कंसेंसस है इंडिया में। सबको लगता है कि आई मीन पॉलिटिकली भी कोई ऐसे दो कैंप नहीं है, हर कैंप का ये मानना हो सकता है कि आपने ठीक प्रायोरिटी सेक्टर नहीं चूज किया, पर ये चीज की प्रायोरिटी सेक्टर ही होना चाहिए, ये तो मेरे को लगता है काफी बड़ा कंसेंसस है इंडिया में। तो और क्योंकि सब सरकारें चाहती है ना, हमारे यहाँ माई बाप सरकार का तो ट्रेंड ही है, तो हर सरकार चाहती है कि मैं कुछ करूं, और ना ही मैं कुछ करूं, मैं सबको बोलूंगा तुम क्या करो। ठीक है, तो ये तो थोड़ा, और ये प्रायोरिटी सेक्टर वगैरह या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे सारे के सारे उसी साइड में जाने वाली चीजें हैं ना। हाँ, और सौरभ, जैसे पिछला एपिसोड हम लोगों ने रोहित के साथ किया था, और उन्होंने भी कैसे कहा था कि सरकार और बिजनेस के बीच में जो रिश्ते हैं वो कैसे बदले हैं, और उसमें भी ये बात झलक के आती है कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है पीएसयूज, वो भी एक यही फंक्शन सर्व करते हैं सरकार के लिए, कि वो जो उद्देश्य अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पीएसयूज को यूज कर ले। वैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक भी वही पर्पस सर्व कर रहे हैं। हाँ, नॉट जस्ट पब्लिक सेक्टर, मतलब बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसा कब्जा किया हुआ है सरकार ने कि प्राइवेट सेक्टर बैंक भी, बिल्कुल, आप उनसे बच ही नहीं। मतलब ये जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो लाइसेंस दिए गए थे, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, ये सब इनको पता था कि ये तो सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही फ्रेश उनको दिया गया हो, और जिसको भी दिया फिर वो एक्सपीरियंस भी ठीक नहीं रहा। तो एक्चुअली देखा जाए तो दो बैंक्स के फेलियर ने काफी परेशानी खड़ी करी थी, एक तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और एक यस बैंक, क्योंकि ये दोनों बैंक्स टोटली प्रोफेशनल्स को दिए गए थे, चाहे रमेश तेली जी हो, चाहे राणा कपूर जी हो। अगर ये दो सेटबैक्स नहीं होते, हालांकि यस बैंक तो काफी रीसेंट है, पर ये ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और केतन पारेख और ये सारी की सारी चीजें बहुत जल्दी हो गई कि आपने 94-95 में लाइसेंस दिया, 2001-2 तक इन्होंने सारे के सारे काफी लोन्स केतन पारेख और इन सबको दिए थे, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक काफी प्रेशर में था सरकार की तरफ से, क्योंकि वही डिपॉजिटर की कहानी, फिर डिपॉजिटर्स रोए, डिपॉजिटर्स ने सरकार की क्रिटिसिज्म शुरू की, फिर सरकार ने रिजर्व बैंक को खींचा कि भाई ये क्या हो रहा है, फिर रिजर्व बैंक ने अपने पांव खींचे इन सब चेंजेस की तरफ कि भाई लेट्स गो स्लो, धीरे धीरे करते हैं। और वैसे भी रिजर्व बैंक का हमेशा ही रहा है कि वो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही धीरे धीरे कदम लेता है। हाँ, नहीं वो तो मुझे लगता है कि खराब चीज नहीं है, बैंकिंग रेगुलेटर फास्ट नहीं हो तो कोई खराबी बात नहीं है, लेकिन एक और भी चीज है कि एक दिन से आप माइंडसेट भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना नेशनलाइजेशन वगैरह के बाद में अब हर एक को लगता है कि मेरा पैसा अगर बैंक में है तो कभी डूब नहीं सकता।
तो और ये एक सरकार ने ऑलमोस्ट लोगों को एक ब्लैंक चेक दे भी रखा है, इसका कोई बेसिस नहीं है, लेकिन हर एक को लगता है कि बैंक में पैसा तो नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी भी बैंक में हो। और वो और हिंदुस्तान में सरकार और आरबीआई ने मिलके हमेशा ये किया भी है, मतलब एक कोई छोटे मोटे बैंक में लोगों का पैसा डूबा होगा, लेकिन अदरवाइज हम कोई बैंक में लोगों डिपॉजिटर का पैसा एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया है कि भाई डिपॉजिटर का पैसा नहीं लूज हो सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो और ये अब एक दिन में माइंडसेट भी नहीं चेंज हो सकता, तो मैं वो भी एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन है कि क्या किया जाए। तो ये मामला तो पेचीदा ही है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई आसान चीज है कि कैसे किया जाए, डिपॉजिटर इंश्योरेंस किया जाए या नए बैंक बनाए जाए तो बड़ा बड़ा सा बैंक के ऊपर लिखा हो कि आपका पैसा यहाँ सेफ नहीं है, सोच समझ के पैसा डालिए, जैसा म्यूचुअल फंड की एड में आता है। तो कुछ इस तरीके का कुछ बड़ा करना पड़ेगा कि बैंक में पैसा डालना भी जोखिम की चीज है टाइप से। तो नहीं, ये वो फैक्टर और वो थोड़ा पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के खिलाफ है, क्योंकि सरकार तो एनकरेज करना चाहती है सबको कि आप बैंक में पैसा डालिए। बिल्कुल। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बना के रखा है, तो फिर कैसे आपने ऑब्जेक्टिव है कि बैंक में सब लोग पैसा डालें, और फिर बैंक में पैसा डालना अगर सेफ नहीं है तो लोग क्यों डालेंगे? तो ठीक बात ये है। एक चीज है ये और शायद सोचना चाहिए शायद कि सरकार को ये ऑब्जेक्टिव रखना भी चाहिए कि नहीं कि लोग पैसा अपना बैंक में डालें, ये सरकारी ऑब्जेक्टिव क्यों है? बिल्कुल। तो ये इसी पे अब आज के मुद्दे पे आते हैं जो आजकल चल रहा है अमोल, उसको उस पे हम खत्म करेंगे आज की पुलियाबाजी की। तो अभी जो एक क्या कह रहा है ये, मतलब हॉट पोटैटो मुद्दा है कि भाई कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बैंक खोल सकें कि नहीं खोल सकें। और ये नेशनलाइजेशन के टाइम पे भी आपने जैसा बोला, नेशनलाइजेशन की जो परछाई है बहुत लंबी है आज तक के ऊपर। तो उस समय भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि प्राइवेट बैंक जो है वो कॉर्पोरेट्स ने खोल रखे हैं और वो खुद ही को लोन देते रहते हैं या खुद की ग्रुप कंपनीज को ही लोन देते रहते हैं जी। और अभी भी यही मुद्दा उठ के आ रहा है कि शायद कुछ कॉर्पोरेट्स अब बैंक फिर से खोलना चाहते हैं। सरकार शायद टेस्ट कर रही है पब्लिक ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं कि ये मौका अब ठीक है कि नहीं उस पॉलिसी को रिवर्स करने का। तो आपका क्या मानना है इस मामले में अमोल? नहीं, एक्चुअली ये बैंकिंग का तो जो सिलसिला है और कोई भी पैसे को लेकर सिलसिला जो होता है, इसमें बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन किस चीज़ को ओन करता है, मतलब इनडायरेक्ट ओनरशिप किसकी कैसे है, और भले ही वो डायरेक्टली ना हो पर इनडायरेक्टली। तो मतलब अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल्स पे देखें कि कॉर्पोरेट्स बैंक्स को रन करें नहीं करें, तो प्रिंसिपली तो शायद आप इसको अग्री करेंगे कि कॉर्पोरेट को बैंक्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। पर अगर आप वास्तविकता देखें तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि आज के ज़माने में कि ये जो बैंक है ये पूरी तरह से, आई मीन, इसमें कोई कॉर्पोरेट का पैसा नहीं है या कोई कॉर्पोरेट प्रोमोटर ओनरशिप नहीं है, और कोई ना कोई तरीका हमेशा निकल जाता है। भले ही वो ओन, अगर जैसे आपने कहा कि भाई पहले प्रमोटर्स अपने आप को पैसे देते थे, तो वो उनकी परेशानी थी, उस बैंक की परेशानी थी। अभी ये मुश्किल ये है कि ये प्रमोटर, ये जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, ये सारे बैंकों से पैसे ले लेते हैं और फिर वो उसको रिटर्न भी नहीं करते हैं। तो ये किस तरह से इसको देखा जाए। पर जैसे थोड़े साल पहले जब पेमेंट बैंक शुरू किए तो आपने आदित्य बिरला ग्रुप, जियो पेमेंट्स, ये सब आपने इन सबको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया। और उस टाइम मतलब पेमेंट बैंक्स का ये है कि वो पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता, चलो ठीक है, पर बाकी सारी सर्विसेज तो वो दे सकता है। जो कि अब जैसे कोई आज ही न्यूज़ है कि जियो पेमेंट्स ये ट्राई कर रहा है कि रिलायंस के जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, मतलब रिलायंस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो जियो में अकाउंट खोलें। तो इस तरह से आदित्य बिरला भी ये काम कर सकता है। तो फिर वो बैंकिंग सर्विसेज तो आप प्रोवाइड कर ही रहे हो ना, आप सिर्फ लोन नहीं दे रहे हो। पर अगर आप सिर्फ एक डायरेक्ट क्रेडिट नहीं, पर आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो आप बहुत तरीके से दे सकते हो। आप उनको दुनिया भर के गिफ्ट वाउचर्स दे सकते हो, दुनिया भर की उस तरह की चीजें दे सकते हो, मतलब कार्ड दे सकते हो। नहीं पता कि ये अगर आपने इनको इस तरह से पेमेंट बैंक्स में इनको आपने अलाउ किया है, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो एक बैंकिंग सिस्टम के पार्ट हो गए। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई वो एक फुल बैंक में नहीं आ सकते या क्या नहीं हो सकता? और मेरा ये मानना है कि ये एक वर्किंग ग्रुप का रिकमेंडेशन है। अच्छा। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई ऐसी कोई कमिटी नहीं है जिसकी रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे और रिजर्व बैंक को इनको मानने ही पड़ेंगे। कोई भी रिजर्व बैंक की कमेटी होती है, वर्किंग ग्रुप होता है, आप
पीरियोडिकली इन सब चीजों को स्टडी करते हो, और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। बिल्कुल। और अब जैसे डॉक्टर राजन और डॉक्टर आचार्य, उन दोनों ने इस चीज पे काफी लिखा है, पर मतलब डॉक्टर राजन को ये भी हमें ढंग से समझाना चाहिए कि पेमेंट बैंक फिर क्यों, आपने कहा कि कॉर्पोरेट पेमेंट बैंक ले सकते, क्योंकि आपके लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि मतलब वही बात हो गई कि आप पेमेंट बैंक ले आए, आपने कॉर्पोरेट्स को अलाउ कर दिया, पर आप उनको कुछ एक्टिविटी अलाउ नहीं कर रहे, पर बाकी सारी एक्टिविटीज तो अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ एक लोन की बात रह गई। और वो लोन भी किसी ना किसी तरीके से, बैंक में बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको लोन ना कह के, आप कुछ और ना कह के, आप उसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि वो आपको एज ए रेगुलेटर आपको लोन दिखेगा नहीं, पर वो है लोन ही। और हमें हमेशा इस तरह के, जब 2008 का क्राइसिस आया था, तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल इनोवेशंस की टेक्निक समझ में आई थी। और ये सिर्फ 2008 की नहीं है, उससे पहले भी मतलब हमेशा ही इंसान का जो दिमाग है वो पैसे को लेकर काफी एक्साइटेड रहता है, और वो अपने तरीके ढूंढता है कि कैसे लूप होल्स निकाले जाएं, कैसे ये निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए, और आप उस चीज में आ जाते हो। तो यहाँ पे अमोल मेन मुद्दा बेसिकली लेकिन ये रहता है कि शायद स्मॉल डिपॉजिटर को बचाना है, कि लोगों को ये लगता है कि भाई कोई बैंक खोलेगा, डिपॉजिटर्स का पैसा लेगा और खुद ही को लोन दे देगा, जो कि शायद उसको नहीं देना चाहिए। डर यही बात का है ना? हाँ, डर इसी बात का है, और फिर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मेरा इसमें यह है कि ठीक है, इतिहास हमें चीजें सिखाता है, ये करता है वो करता है, पर एट द सेम टाइम आज के जमाने में आप कैसे, अब अमेजोन है, इतनी सारी सुविधाएं अपनी उस वेबसाइट के थ्रू, आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, वो आपको कैशबैक दे देता है, ये दे देता है। तो मेरे हिसाब से तो वो ऑलमोस्ट बैंकिंग का काम ही कर रहा है, विदाउट यू एंड मी, विदाउट अमेजोन वांटिंग अ बैंक लाइसेंस। तो और मुझे लगता है, लेकिन और ये भी चीज है कि ठीक है आपको ये डर लगता है, लेकिन अगर किसी, मान लीजिए किसी बैंक के ऊपर लिखा है रिलायंस बैंक, तो मुझे तो लगता है कि जो वहाँ डिपॉजिटर जाता है वो एक्सपेक्ट करेगा ही कि रिलायंस अपने आप को पैसा दे रहा है, और कस्टमर रिलायंस को काफी ट्रस्ट करता है, क्योंकि रिलायंस काफी फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेशली, और रिलायंस का स्टॉक वगैरह की वजह से बहुत ही भरोसे की कंपनी है लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि ये चीज फिर डिपॉजिटर और उस बैंक के बीच में है। अगर आप अपने डिपॉजिटर्स का भरोसा तोड़ रहे हैं तो कल को वो आपको पैसा नहीं देंगे। ये वाला एक माइंडसेट हमें चेंज करना है कि भाई शायद भाई जब हिंदुस्तान बहुत ही गरीब और इलिटरेट देश था तो अलग बात थी, पर अब शायद ये एक जो मेन मुद्दा दिखता है कि ये जो एक डिपॉजिटर का एक कि भाई आपका पैसा बैंक में कभी डूब नहीं सकता, ये वाली चीज अगर सरकार अपने हाथ खींच ले उससे तो ठीक हो गया। और दूसरा है कि गवर्नेंस भी आई थिंक हम पहले से तो बेटर करते हैं, कि आपको डर लगता है कि आप आपस में देते रहेंगे और वहां पे भी हजारों लूप होल हैं, आप कैसे देखेंगे कि ग्रुप कंपनी है या नहीं है, ये भी देखना बड़ा मुश्किल काम है ना? तो ये, लेकिन जो आज का सिचुएशन है वो तो जैसा आपने बोला वो तो और भी बुरा है, क्योंकि अपने बैंक से वो लोन लेता है, उसकी जगह सरकारी बैंक से तो ये सारे बड़े बड़े जितने कॉर्पोरेट ग्रुप हैं वो सरकार के ऊपर दबाव डाल के तो लोन हमेशा निकाल ही लेते हैं। ठीक बात है। और उसका तो कम से कम अपना बैंक डुबोएंगे तो खुद का कुछ तो नुकसान होगा ना उनका। हाँ, अभी तो हम सबका नुकसान हो रहा है। वही मतलब हर साल जैसे बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार कितने 60 हजार करोड़ डाल रही है पिछले कुछ सालों से, वो तो हम सभी दे रहे हैं ना उसका पैसा। हम सभी दे रहे हैं। तो ये हमने उनका जो एक रास्ता बंद किया उसकी वजह से और कितना बड़ा गड्ढा खुल गया। जो कहते हैं कि हर चीज ठीक है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम से भी बुरा है क्या? नहीं, एक्चुअली है क्या कि ये एक माइंडसेट वाला हिसाब है। पर मुझे नहीं लगता अगर टाटा जैसे अपना बैंक खोलें तो, और अगर आप उन पे ये कंडीशंस डालें कि भाई आप एज अ प्रमोटर बोर्ड में आपकी इतनी ही ये होनी चाहिए और आपके पास कई सारे इस तरह के, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको अब्यूज करेंगे। मतलब एट सम लेवल टाटा एज अ बैंक inspires a lot of confidence. I mean, for that matter, it's a big name. So let people decide. I mean, at the end of the day, कि भाई मेरे को, जैसे आपने कहा कि भाई over a period of time कि डिपॉजिटर्स को ये कहना भी जरूरी है कि आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। मतलब आप ये डिसाइड करें कि कौन से बैंक में आपको डिपॉजिट रखना है, कौन से बैंक में, एंड इट्स वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सरकार की, ना उसकी। सरकार बोल सकती है कि एसबीआई के अलावा मैं किसी के ऊपर ब्लेस नहीं करूंगा। तो मतलब मेरे लिए ये है
मैं प्रणय से बात कर रहा था और आपसे भी बात कर रहा था कि जैसे एक नाम नहीं लेता मैं, पर एक अभी एक छोटा बैंक है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो काफी न्यूज में भी है। इसकी ओनरशिप जो है, ये एक होल्डिंग कंपनी है जो कनाडा लिस्टेड है। उस होल्डिंग कंपनी ने एक इंडिया की होल्डिंग बनाई है, और वो इंडिया की होल्डिंग उसने मॉरिशस में लिस्ट की है, और वो मॉरिशस में लिस्ट की है, और वो मॉरिशस से उस बैंक को उसने खरीदा है, एंड वो उसका मेजर प्रमोटर बन गया है। तो अब रिजर्व बैंक, अब सपोज किसी ने वो कनाडा होल्डिंग्स में उसने किसी मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट को पार्टनर बना लिया या कुछ कर लिया, तो इनडायरेक्टली तो आप उसको वो कर रहे हो, ओन कर रहे हो ना। बिल्कुल। तो आप ये कैसे डिसाइड कैसे करोगे? मतलब ये जो पैसे का जो खेल है, ये हमने इसको इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई किसी कॉर्पोरेट का उसमें पैसा आए या ना आए। तो मुझे लगता है कि जो इसके पीछे इतना रोना धोना हो रहा है, इतने रोने धोने की बात नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो ये सिर्फ एक कमिटी का वो है, इसमें इस तरह की कोई भी चीज नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट होना ही होना। ये एक रिव्यू है, और उनकी अपनी जैसे सारा फ्रीडम है, तो उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया है। हालांकि कमिटी ने ये भी कहा है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस आइडिया से कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर भी उन्होंने इसको प्रस्ताव को आगे रखा है। और मेरा तो मतलब रिजर्व बैंक को जो भी देखते हैं, जो भी उनको पता है कि ये चीज पहले भी आ चुकी है, और शक्तिकांता दास जी या उनकी जो टीम है, उनको ये कॉर्पोरेट्स को देने के लिए उनको बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। कुछ लोग तो ये रिजर्व बैंक चेंजेस, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई ऐसे ही किसी को, और रिजर्व बैंक का जो फिट एंड प्रॉपर का जो क्राइटेरिया है, उसमें अच्छे अच्छे नहीं आ पाते। इससे पहले भी जब इन्होंने ये बैंक का, राजन जी के टाइम पे जब इन्होंने बहुत शोर शराबे के साथ कि बैंक्स खुलेंगे, और इजी लाइसेंसिंग थी, उसके बाद में एक बैंक नहीं खुला है, इजी लाइसेंसिंग। उसके बाद से दो इन्होंने, एक आईडीएफसी को कन्वर्ट कर दिया और एक बंधन को दिया, उसके अलावा किसी को नहीं दिया। करेक्ट। तो उस टाइम पे शायद रतन टाटा या मेरे ख्याल से आदित्य बिरला ने रिजर्व बैंक के बोर्ड से रिजाइन भी किया था, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था बैंकिंग लाइसेंस के लिए। तो मतलब मेरा ये है कि आप सबको ऐसे ब्लैंकेट उसमें नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से सम ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इंडिया में इतने इंपॉर्टेंट, इतने पावरफुल, और इतने पावरफुल से ज्यादा रेस्पेक्टेड हैं कि अगर उनका बैंक रहेगा और उनके ऊपर इस तरह की कंडीशंस रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको अब्यूज करेंगे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बहुत बड़ी है। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फाइनली एक चीज होती है कि ऑनेस्ट लोग तो नहीं आ पाते हैं, और शायद डिसऑनेस्ट लोग तो तरीके ढूंढ ही लेते हैं। जैसे आपने बोला कि किसी का कहाँ पर कनाडा में होल्डिंग हो और इंडिया में बैंक चल रहा हो, शायद हमें पता भी नहीं हो। हाँ, तो ये आप सारे, अब जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी 74% फॉरेन ओन्ड है। अब आप उसमें आप कैसे ढूंढोगे कि भाई ये जो कंपनी है ये फॉरेन लिस्टेड है, इसका एक्चुअल ओनर कौन है? हाउ डज, मतलब वो इतना बड़ा मेज है कि आप मेरे ख्याल से वास्तविकता से आप परे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारे जो बैंक्स हैं वो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट का उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ वो लोन लेते हैं और डिपॉजिट रखते हैं, और उसका प्रमोटरशिप से कोई लेना देना नहीं है। भाई एट द एंड ऑफ द डे, ये जैसे पूरी दुनिया में फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन फैला है, पैसे का इट्स बहुत मुश्किल रहा है कि भाई कौन किस चीज को ओन करता है, तो वो बैंक्स के लिए भी है। आप कैसे डिसाइड करोगे? नहीं, ये बहुत मजा आया अमोल आज की डिस्कशन में। पिछली बार हमने बहुत हिस्ट्री में शुरू किया था 18वीं सदी से, और एकदम हम आज की ताजा खबर पे आज खत्म कर रहे हैं, तो बहुत मजा जी जी धन्यवाद। मजा है अमोल। मुझे नहीं लगता इस तरह की चर्चा हुई होगी हिंदी में भारतीय बैंकिंग के ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलियाबाजी पे आए। आपका भी थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।
I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. So it's been a great week on the network, as it almost always is. Let me give you a couple of highlights that you should definitely check out. Chiki Sarkar was on This Round's on Me with Gauri Devi Dayal. Great conversation. Think you will really enjoy that. Shlok Ramachandran of our new show, Millennial Athlete, who guested on one of our older shows, Football Shirtball. He's a big football fan in addition to being a professional athlete. So I think it's a really interesting connection. And they had a great conversation about football just generally. Nankari, our new show about Indian food, hosted by Sadaf and Archit, talk about laddus this week and basically, how awesome they are. It's Diwali week, and I think that's an apt conversation for them to have. On the Wire Talks podcast, Siddharth Bhatia has a great conversation with Dylan Mohan Gray about his work on Bad Boy Billionaire, specifically around the Vijay Mallya episode. Definitely check out the conversation if you want to know more about that. And finally, let me recommend the Edges and Sledges Cricket podcast this week. They take a look back at the IPL 2020. They go over the final, Delhi versus Mumbai, and how that played out. And they also create their dream IPL 2020 fantasy team. Do check that out. I think you'll enjoy that as well. And with that, I hope to see you again next week. Beta, did you know 79% of all scientists in NASA are Indian only? देखो, इंडिया में टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास भरती है. Everyone is just enjoying free यार. आजकल के youngsters are only interested in partying and enjoying. उनको देश की पड़ी ही नहीं है. बेटा तुम बस शादी कर लो, उसके बाद तो you can enjoy life like anything. I will tell you what this country needs. This country needs 15 years of dictatorship. That is the only way to become a superpower. See the Chinese, how much they've progressed. सुनो, तुमने ये WhatsApp forward देखा? So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire. And statements that defy any logic. They are here to debunk them all. Way of family WhatsApp groups, worst nightmare. Where what happens when you read a book. Basically, we're just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you can look them dead in the eye and go, Uncle, please sit. So join me, Joel. And me, Tushar. Every Mondays for a fresh new episode of Uncle, Please Sit.